वेलकम बैक टू हॉनेस्टी स्टडी पॉइंट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मैं आपके लिए आज जियोग्राफी यानी भूगोल का मैं फर्स्ट लेक्चर ले आया हूँ, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने से पहले हम लोग भूगोल के बारे में दो शब्द केवल जानेंगे, बस दो शब्द। ये है कि जियोग्राफी बोले तो जियोग्राफी का शब्द जो है इरेटोस्थनीज ने, एक वैज्ञानिक है, उसने जो है सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द की उत्पत्ति जो है इरेटोस्थनीज ने दिया था। जियोग्राफी का शब्द क्यों जो है इरेटोस्थनीज ने दिया था। इरेटोस्थनीज ने दिया था। और भूगोल यानी जियोग्राफी के पिता जो है हिकेटियस माने जाते हैं। इसके पिता जो है हिकेटियस माने जाते हैं। हिकेटियस माने जाते हैं। और इसके वास्तविक पिता, इसके यानी मॉडर्न फादर जो कहे जाते हैं, उसका नाम है हम्बोल्ट। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने से पहले ये तो बेसिक जानकारी था, और बेसिक जानकारी जानना चाहिए। और बेसिक जानकारी जियोग्राफी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, इसका मैं वीडियो जो है दूसरे लेक्चर में बनाऊंगा। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने से पहले हम लोग कुछ उसके बारे में जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्या, आखिर इसकी अध्ययन करने की जरूरत क्या हुई। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हम पूरी पृथ्वी का तो अध्ययन कर नहीं सकते हैं, इसलिए जो है हम थोड़ा सा पार्ट काट लेते हैं पृथ्वी का थोड़ा सा पार्टिकल अगर काट लेंगे नीचे तक, तब उसका अध्ययन करेंगे तो उसका अध्ययन करने में बहुत ही सरलता होगी इन लोगों को। देखिए, ये है पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का छोटा सा पार्ट यानी जिस धरातल पे हैं हम, वो उसका जो है थोड़ा सा पार्ट जो है काट करके आपके सामने पेश किए हैं। पृथ्वी का ये जो है, अब आपके दिमाग में यही चलता होगा, इसके इतना नीचे जो है 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ तक आपको सुनने में हैरानी होगी कि 6400 किलोमीटर तक वैज्ञानिक लोग कैसे अध्ययन किए होंगे। ये बात बहुत ही आश्चर्य कर देता है कि 6400 किलोमीटर तक वैज्ञानिक लोग कैसे अध्ययन करते होंगे। तो दोस्तों, मैं इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। 6400 किलोमीटर गहराई तक जो है, जो रेज होते हैं या किरणें होती हैं, उसकी किरणों के माध्यम से जो इसका अध्ययन किया जाता है। नहीं तो खुदाई करने में तो नहीं, असंभव बात है, खुदाई नहीं किया जा सकता है, ये बात असंभव है। और देखिए, अब इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे जो है पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी सीखेंगे कि क्या है कोर, क्या है मेंटल, क्या है क्रस्ट, क्या है, और इसकी गहराई कितनी है, इसकी गहराई भी जानेंगे हम लोग। और इसके बारे में बहुत ही डिटेल से जानेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग सीखते। दोस्तों, ये जो है, इसके जो है 3 पार्ट में बांटा गया है। पृथ्वी को 3 पार्ट में बांटा गया है। कोर, इसका नाम है कोर, हिंदी में भी कोर कहते हैं, इंग्लिश में मेंटल और क्रस्ट। इसको क्रस्ट कहते हैं, सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं, जिसको जो है हिंदी में जो है भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी कहते हैं, इसके सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। और इसकी पहले हम गहराई जानते हैं। इसकी गहराई है जो है 30 से जो है 35 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। 30 से 35 किलोमीटर गहराई तक ये फैला हुआ है। और इसकी गहराई जो है 2900 किलोमीटर तक है। ये पूरे की मैं बता रहा हूँ, इसका नाम है कोर। इतने 3 पार्टिकल में बटा हुआ है। हमारी जो धरती है, पूरी धरती है, ये 3 पार्टिकल में बटा हुआ, बांट दिया गया है। और इसका अध्ययन करने के लिए हमारे वैज्ञानिक लोग जो है, इसका अध्ययन करने के लिए 3 भागों में बांट दिए हैं। इसका नाम है कोर, इसका नाम है मेंटल, इसका नाम है क्रस्ट। और उसके बाद इसकी गहराई जो है 35 किलोमीटर है। इसकी गहराई जब हम लोग जानने चलते हैं तो इसकी गहराई मिलती है कि 2900 किलोमीटर, केवल 2900 किलोमीटर कम थोड़ी ना, बहुत ज्यादा है। और उसके नीचे हम लोग जब आते हैं तो इसकी गहराई जो है 2900 किलोमीटर होती है। इसकी गहराई 2900 से लेकर 6400 किलोमीटर होती है। 2900 से लेकर
6400 किलोमीटर तक होती है इसकी गहराई, कोर की गहराई। कोर की गहराई जब हम जानते हैं तो इसकी गहराई जो है 6400 किलोमीटर होती है। कोर में जो है, इसमें जो है ये भी, इसमें भी मिट्टी पाई जाती है, इसमें भी मिट्टी पाई जाती है, इसमें जो है इसमें भी ठोस पदार्थ पाई जाती है, ठोस के रूप में इसमें भी पाया जाता है। लेकिन इसमें जब हम अध्ययन करते हैं इसमें जो है तरल के रूप में पाई जाती है। तरल तरल बोले तो जैसे चाशनी होती है, चीनी की चाशनी जब गाढ़ा हो जाता है बिल्कुल एकदम, बर्फी की चाशनी देखें आप लोग, बस उसी तरह उसको समझ लीजिए, उसी की तरह जो है नीचे ये लावा की तरह इसमें फैला हुआ है, लावा की तरह फैला हुआ है पृथ्वी के अंदर। ये इसमें बहुत ही उच्च ताप पर लावा यहाँ पर पाया जाता है। और जब हम इसको देखते हैं तो इसमें जब देखते हैं 2900 किलोमीटर इसकी हो गई, 35 किलोमीटर इसकी हो गई, और 2900 से लेकर 6400 किलोमीटर इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जानते रहना हमें। और अब हम कोर मेंटल क्रस्ट के बारे में हम लोग विस्तार से एक एक को पकड़ते हैं और उसके बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करते हुए नीचे जाते हैं। और उसके पहले हम आपको बताएं कि यहाँ पर जो है असंबद्धताएं पाई जाती हैं, यहाँ असंबद्धताएं होती है। इसका नाम है मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता। और इस पे जब हम आते हैं इसका नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता। और इसका नाम है लेहमैन असंबद्धता। एक मिनट हम साथ इसको बनाते हैं, बना के फिर से। ये जो है हमारी पृथ्वी है, हमने बोला था कि काट के जो है इसका अध्ययन करते हैं। ये यहाँ पर जो है मोह असंबद्धता हो जाएगा। असंबद्धता। इसके पहले हम लोग जाने थे कि ये जो है कोर है, ये जो है मेंटिल है, ये जो है क्रस्ट है। ये तीन भागों में कोर मेंटल क्रस्ट जो है पृथ्वी फैली हुई है। और यहाँ पर जो है असंबद्धताएं जो पाई जाती हैं, असंबद्धताएं जो है मोह असंबद्धता और लेहमैन, मोह गुटेनबर्ग, और यहाँ पर जो है लेहमैन असंबद्धता होती है। और उसके पहले ये जानना है कि यहाँ पर जो है एस्थ्रोस्फीयर एक लेयर होती है, वो पाई जाती है। ये सब लेयर इसलिए नाम रखे हैं वैज्ञानिक लोग कि इसका अध्ययन करने में जो है हमें सरलता हो। आपके दिमाग में उठेगा कि ये इसका नाम क्यों रखा गया, पृथ्वी ऐसे रहने दिया जाए? नहीं, इसका अध्ययन करने के लिए साइंटिस्ट लोग जो इसका नामकरण कर दिए हैं ताकि हमको अध्ययन करने में, पृथ्वी की अध्ययन करने में मदद मिल सके। तो इसका नाम है एस्थ्रोस्फीयर। एस्थ्रोस्फीयर इसका नाम है। और एस्थ्रोस्फीयर से ही हमें ये जानकारी मिलती है कि एस्थ्रोस्फीयर से ही भूकंप जो है, भूकंप या फिर ज्वालामुखी जो होती है, यहीं से उठती है। भूकंप जगह की कमी है, यहाँ पर आप लोग जानते रहिएगा, यहीं से जो है भूकंप और ज्वालामुखी का उद्गार होता है। यही एक असंबद्धता है। एस्थ्रोस्फीयर से ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन उठाएगा आयोग की जो है एस्थ्रोस्फीयर से मतलब किस असंबद्धता से जो है भूकंप और ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो हम लोग आंसर में बताएंगे कि एस्थ्रोस्फीयर से ही जो है आते हैं। और उसके बाद इसकी गहराई तो हमने पहले बता ही दिया था, 35 किलोमीटर, और इसका 29 किलोमीटर 2900 किलोमीटर होती है। और इसकी जो है 2900 से 6400 किलोमीटर तक होती है। 6400, 2900 से लेकर 6400 किलोमीटर होती है, ये बात ध्यान में रखना है, किलोमीटर तक होती है। और ये भी ध्यान, एस्थ्रोस्फीयर यहाँ जहाँ से भूकंप और ज्वालामुखी का उद्गार होता है, वहाँ इसका जो है ऊंचाई 75 से लेकर 150 किलोमीटर तक होता है। ये लेयर,
ये लेयर जो मैं बता रहा हूँ 75 से 150 होती है, यहाँ से नहीं होती है, ना कि यहाँ से इसकी ऊंचाई ली गई है, बल्कि ये लेयर, इतना लेयर और इसका पूरा लेयर अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो 3200 किलोमीटर आती है। ये ऊपर वाला जो है 3500 किलोमीटर आती है। ये 3200 किलोमीटर यहाँ से नहीं नापा गया, केवल इतनी दूरी जो है 3200 किलोमीटर होती है। ये ध्यान में रखना हमें बात। फिर उसके बाद हम लोग फिर से अध्ययन करेंगे, एक एक करके अध्ययन करेंगे कि कोर का क्या है, मेंटिल का क्या है, क्रस्ट का क्या है। कोर, मेंटिल, क्रस्ट का जो है हम लोग अलग अलग करके जो है अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कोर में क्या है और मेंटिल में क्या है और क्रस्ट में क्या है। तो क्रस्ट मतलब भूपर्पटी पहले पढ़ते हैं। क्रस्ट, भूपर्पटी। भूपर्पटी का अध्ययन करने के लिए हम लोग, ये है भूपर्पटी, हमारा सबसे ऊपरी वाला हिस्सा ये है भूपर्पटी। इसकी गहराई जो है 35 किलोमीटर हमने बताया था, 35 किलोमीटर इसकी गहराई होती है। और यहीं से जो है ये जो है होता है। और 35 किलोमीटर में ही जो है जो महाद्वीप जो होते हैं ये इसी लेयर में पाए जाते हैं। महाद्वीप जो होते हैं इसी लेयर में पाए जाते हैं। और यहाँ पर तीन लेयर में जो है पाई जाती है। पहला है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें, पहला है अवसादी चट्टानें। एक मिनट रुक जाइए। ये समझिए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं किसका, क्रस्ट का। क्रस्ट का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब भूपर्पटी का अध्ययन कर रहे हैं। भूपर्पटी का अध्ययन कर रहे हैं। भूपर्पटी में इसमें जो है 3 लेयर में पाई जाती है। 3 मतलब लेयर कहिए चाहे 3 पदार्थ पाई जाती है। पहला है अवसादी चट्टानें, पहला है अवसादी चट्टानें, दूसरा बेसाल्टिक चट्टानें, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा है बेसाल्टिक चट्टानें। बेसाल्टिक चट्टानें, अवसादी चट्टानें, ग्रेफाइट और बेसाल्टिक चट्टानें इसमें पाई जाती है। और हमें ये बात जानना जरूरी है कि यहाँ पर महाद्वीप जो है ये भूपर्पटी के ही बने होते हैं। महाद्वीप जितने होते हैं, महाद्वीप का अध्ययन करते हैं जब हम लोग, तो महाद्वीप भी जो है क्रस्ट का ही बना होता है। महाद्वीप, ये सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट में आप लोग लिखेंगे कि महाद्वीप जो है भूपर्पटी का बना है। इसमें जो है अवसादी चट्टानें, ग्रेफाइट चट्टानें और बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं। और इसमें जो है इसकी ऊंचाई जो है 35 किलोमीटर तक होती है, गहराई मतलब 35 किलोमीटर तक होती है। मेंटल का अब अध्ययन करते हैं। मेंटिल का अध्ययन करते हैं। मेंटिल का अध्ययन करते हैं। मेंटिल मतलब बीच वाला हिस्सा, बीच वाले हिस्से का अध्ययन करेंगे जब हम लोग। ये है मेंटिल, ये वाला हिस्सा मेंटिल। इसकी गहराई जो है 3200 किलोमीटर होती है। इसकी गहराई 3200 किलोमीटर होती है। और इसमें जो है स्टार्ट 3200 किलोमीटर तक होती है। और इसमें हमने पहले बताया था कि इसमें जो है एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है एस्थेनोस्फीयर।
एस्थनोस्फीयर, एस्थनोस्फीयर ये लेयर जो है पाई जाती है, बीच वाला लेयर एस्थनोस्फीयर। एस्थनोस्फीयर की क्वालिटी हमने बताया था आपको कि इसकी ऊंचाई जो है 75 से 150 किलोमीटर तक होती है। 75 से 150 किलोमीटर तक एस्थनोस्फीयर पाई जाती है। और हमने ये भी बताया था यहीं से जो है भूकंप और ज्वालामुखी का उद्गार होता है। यहीं से जो है भूकंप ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और इसमें जो है समुद्र का नितल जो होता है, समुद्र का नितल जो होता है बेसाल्टिक लावा और मेंटल का बना होता है। जो समुद्र का नितल होता है वो बेसाल्टिक लावा और मेंटल का बना हुआ होता है। और इसके बाद हम लोग आते हैं, अब भूपर्पटी हो गया, ये भूपर्पटी हो गया, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर। कोर का अध्ययन करने जब हम लोग चलते हैं तो कोर में जो है इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर तक होती है। इसकी गहराई जो है 2900 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर तक होती है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर तक होती है कोर की गहराई। और कोर में ये खासियत होती है इसकी, इसमें जो है चाशनी की तरह, मतलब हमने बताया था कि जैसे बर्फीली चाशनी होती है उसी की तरह लावा में पदार्थ पाए जाते हैं, लावा के रूप में पदार्थ होते हैं। तो लावा के रूप में होते हैं तो अब हम लोग अब इसका अध्ययन कैसे किए होंगे, वैज्ञानिक तरीका हम बताएंगे आप लोगों को इसका अध्ययन कैसे करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम कैसे करते हैं। हेडिंग डालेंगे आप लोग, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कैसे करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन संरचना का अध्ययन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हम लोग पी, एस और एल तरंगों को जो हम डालेंगे, पी, एस और एल तरंगों को स्टार्ट, पी, एस और एल तरंगों को जो हम पृथ्वी के अंदर डालते हैं तो पी जो है ठोस, पी तरंग पी तरंग ऐसी तरंग होती है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में चलती है। ठोस, द्रव, गैस। पी तरंग एक ऐसी तरंग है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में चल सकती है। ये जो है पी तरंग की एक क्वालिटी होती है, पी तरंग। और उसके बाद यस तरंग, यस तरंग की एक ऐसी क्वालिटी होती है, ये जो केवल ठोस में चलती है, ठोस में केवल ये चलती है। और यह तरंगे जो है, यह तरंगे पी और यस तरंगों को जोड़ दिया जाएगा, पी और यस तरंगों को जो हम जोड़ देंगे तो यह तरंगों का निर्माण होता है। एस्थनोस्फीयर जब हमने बताया था, आप पिछले बैक करके देखिए, हमने बताया है कि एस्थनोस्फीयर से ही जो है ये जो है यस, पी और यस यल तरंगे, यल तरंग जो है यल तरंग, यल तरंगे जब पी तरंग को यस तरंग को जब मिला देंगे तो यल तरंगे हो जाएंगे। और ये तरंगे जो है एस्थनोस्फीयर जो हमने बताया था पीछे एस्थनोस्फीयर से ही जो ये तरंगे चलना स्टार्ट करती है, यल तरंगे। यल तरंगे एक बहुत ही खतरनाक तरंग है। यही तरंग जो है भूकंप और ज्वालामुखी में उद्गार में यही मददगार होता है। यही तरंगे जो है ज्यादा उद्गार मचाती है। यह तरंगे जब दोनों तरंगे मिलती हैं तभी उद्गार मचाती हैं। अब आप पूछेंगे कि इन तरंगों को क्यों बता रहे हैं आप, ठोस, द्रव, गैस होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन तरंगों के माध्यम से हम पृथ्वी की जो संरचना हम बनाएंगे, अभी पृथ्वी की संरचना है, पृथ्वी की संरचना का हम अध्ययन इन्हीं तरंगों के माध्यम से करेंगे। पृथ्वी की संरचना का अध्ययन हम लोग इसी तरंग के माध्यम से करेंगे। पृथ्वी की 3 लेयर होती है, कोर, मेंटल, क्रस्ट। और कोर में जो है ये जो है मोह संबद्धता है, ये जो है गोटेनबर्ग
मोहो गुटेनबर्ग और लेहमैन। मोहो गुटेनबर्ग और लेहमैन तीन जो है लेयर पाई जाती है, असंबद्धताएं होती है। तीनों असंबद्धताओं की जब हम पहले पी तरंगों को भेजते हैं सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से जब हम पी तरंगों को पृथ्वी के अंदर भेजते हैं, मतलब पी तरंगों को जब हम सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से पृथ्वी के अंदर भेजते हैं, तो जब भेजते हैं तो ये जो है ऐसे भेजते हैं। सपोज कीजिए यहाँ मोह असंबद्धता जब पड़ता है तो मोह असंबद्धता के बाद जो है इसका स्पीड बढ़ जाता है, पी तरंगों का स्पीड बढ़ जाता है। जब पी तरंगों का स्पीड बढ़ जाता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो है कोर मेंटिल क्रस्ट। जब हम पी तरंगों को भेजे, पी तरंगों को पहले हमने भेजा तो पी तरंग जाके यहाँ जो है रुकी नहीं, बल्कि इसका स्पीड और तेज बढ़ गया। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ये मेंटल की घनत्व जो है क्रस्ट के घनत्व से, मतलब भूपर्पट्टी की घनत्व से ज्यादा, मतलब घनत्व ज्यादा, मेंटल का घनत्व किसकी घनत्व से ज्यादा है? क्रस्ट की घनत्व से। क्रस्ट के घनत्व से जब ज्यादा है तो इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसका घनत्व ये ज्यादा घना है, ज्यादा ठोस है, इसमें ज्यादा ठोस पदार्थ भरे हुए हैं, इसीलिए जो है ये ज्यादा जो है ठोस है। और इसमें जो है दो तत्व पाए जाते हैं, दो तत्व की अधिकता होती है। सियाल कई बात बताते हैं। तो पी तरंगे देखिए हमने भेजा और इससे यही निष्कर्ष निकला कि मेंटल का घनत्व जो है इसके घनत्व से ज्यादा, मेंटल का घनत्व ज्यादा है। फिर जब गोटेनबर्ग असंबद्धता को पार करती है तो ये और घनत्व इसका बढ़ जाता है, स्पीड और तेज बढ़ जाती है। इससे यही निष्कर्ष निकला कि कोर का घनत्व मेंटल के घनत्व से अधिक है, और फिर उसके बाद पी और यस तरंगों को दूसरा चित्र बनाते हैं साफ, फिर आप लोगों को बताते हैं अच्छे से कि पी और यस तरंगों का अध्ययन कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है हमारी पृथ्वी है, इसका अध्ययन करने के लिए हम लोग मोहो, गुटेनबर्ग, लेहमैन तीनों असंबद्धताएं, जब हम पी तरंगों को इसके नीचे हम लोग डालते हैं तो पी तरंगे और मेंटल क्रस्ट, ये भूपर्पट्टी है, ऊपर वाला ये मेंटल है, ये कोर है, ये जो है मोहो है, गुटेनबर्ग, लेहमैन। मोहो जब पी तरंगों को इसके अंदर डाला जाता है, पी तरंगों को मोहो संबद्धता को जैसे ही पार करती है इसका घनत्व बढ़ जाता है। इसका घनत्व बढ़ने का मतलब है मेंटल का घनत्व जो है क्रस्ट के घनत्व से अधिक है। पी तरंगे जब नीचे जाती हैं तो इसकी स्पीड जब बढ़ जाती है तो घनत्व यानी ज्यादा है। घनत्व क्या होता है? मतलब घनत्व वो होता है वस्तुओं का घनापन। तो वस्तुओं का घनापन, सिंपल भाषा में घनत्व को हम केवल यही जानेंगे कि घनत्व का मतलब वस्तुओं का घनापन। और पी तरंगों को जब हमने डाला मेंटल, मतलब ये कहने का मतलब है ये तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में चल सकती हैं। तो इससे यही निष्कर्ष निकला। तो पी तरंगों का सबसे ज्यादा जो है घनत्व कहाँ पर होगा? सबसे ज्यादा कोर पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घनत्व सबसे ज्यादा, वस्तुओं का घनापन यहाँ सबसे ज्यादा है, इसलिए स्पीड जो है और तेज बढ़ जाती है। गोटेनबर्ग असंबद्धता जैसे पार करती है यहाँ और तेज बढ़ती है, जैसे ही लेहमैन को पार करती है और तेज बढ़ जाती है। फिर उसके बाद यस तरंगों का अध्ययन करते हैं। जब हम लोग यस तरंगों का अध्ययन करने के लिए यस तरंगों का अध्ययन करते हैं, यस तरंगों को जो हम एस्ट्रोस्फीयर जो होता है उसे सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से जब हम लोग पी तरंगों को डाला सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से, और यस तरंगों को
सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से छोड़ा जाता है नीचे। यस चलिए डालते हैं यस तरंगों को। यस तरंग जैसे ही जाता है वो मोह असंबद्धता को पार नहीं कर पाता है, और मोह असंबद्धता को पार कर जाता है और गुटेनबर्ग असंबद्धता को पार नहीं कर पाता है। मतलब यस तरंग एक ऐसी तरंग है जो मोह असंबद्धता को पार कर जाता है और गुटेनबर्ग असंबद्धता को पार नहीं कर पाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकला? तो हमने बताया था ये तरंगे जो केवल ठोस में चलती हैं, पी तरंगे, यस तरंगे केवल ठोस में चलती है। यस तरंगे जब केवल ठोस में चलती हैं तो यहाँ जाने के बाद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ये तरल में चलती ही नहीं है। इससे यही निष्कर्ष निकला कि ये जो है पूरा तरल का बना हुआ है, तरल पदार्थ भरे हुए हैं, मतलब लावा है पूरी तरह से, एकदम इतना गहरा, इतना बड़े लावा पूरा फैला है। यही लावा कभी कभी उद्गार के रूप में ज्वालामुखी और भूकंप का रूप धारण कर लेता है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। ओके। दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या जब हम जानने चलते हैं तो इसकी त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर तक है। इसकी त्रिज्या जो है, पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। और पृथ्वी कहीं कहीं 70 दिया रहता है, कहीं कहीं 73 दिया रहता है, 6371 कहीं कहीं रहता है, कहीं 6370 कहीं कहीं रहता है। और पृथ्वी की त्रिज्या मतलब क्या होता है? पृथ्वी की त्रिज्या होती है कितने एरिया में जो है पृथ्वी फैला हुआ है। और विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है। एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है। उसका नाम है, उसकी गहराई जो है केवल 4 से 5 किलोमीटर तक है। और विश्व की सबसे गहरी खान जो है कि उसकी गहराई जो है 4 से 5 किलोमीटर है। और अभी तक पृथ्वी के समुद्र तल से वैज्ञानिक लोग अध्ययन करते हैं जब, तो समुद्र का तली जो होता है वहां से जो है वैज्ञानिक लोग खोदना स्टार्ट किए हैं। आज तक केवल जो है 6000 किलोमीटर तक ही खोद पाए हैं। 6000 किलोमीटर तक ही आज तक खोद पाए हैं। और पेट्रोल तो 5 किलोमीटर में मिल जाता है, 5000 किलोमीटर में मिल जाता है, 4 से 5000 किलोमीटर में मिल जाता है। आज तक केवल समुद्र तली से इतना ही किलोमीटर तक खोद पाए हैं। और एक चीज और है, ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है इसमें जो है ये कोर मेंटल क्रस्ट होता है। इसमें जो धातुएं कुछ पाई जाती हैं, इसका नाम है सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे 3 पार्टों में जो है ये बटा हुआ है। इसमें 3 धातुएं पाई जाती हैं। सियाल मतलब यस मतलब एसआई, याल मतलब एल्यूमिनियम, एसआई मतलब सिलिकॉन होता है, और एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का जो है शॉर्ट वो है एल्यूमिनियम होता है। और सीमा होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, एस फॉर सिलिकॉन, एम फॉर मैग्नीशियम जी, और एन फॉर निकेल, एफ फॉर फेरस होता है। यानी ये इसपे कोर मेंटल क्रस्ट में जो है इसमें जो है निकिल और फेरस पाया जाता है, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। बस इतना ही है। पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर होती है। सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, जिसकी गहराई जो है 4 से 5 किलोमीटर होती है। और दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना यहीं समाप्त होता है, और हमने पूरा बता दिया है। और इसमें जो है आप आशा करता हूँ कि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। आपको आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा। इसी के साथ नमस्कार।